अच्छे से याद है कि जब आप पिछली बार हमसे बात कर रहे थे तो आपने व्यू दिया था टू व्हीलर काउंटर्स पे, जहां आपका कहना था कि टू व्हीलर्स जो है अब अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो अजय, हाल फिलहाल हम इस पूरे स्पेस की बात करें तो एक लौता ऐसा खेमा है ऑटो में जहां पे फेस्टिव सीजन सेल्स के बाद भी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। पर अजय, इसमें भी कई सारे बदलाव हो रहे हैं और ख़ास तौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी। हालांकि लिस्टिंग की बात करें तो कुछ एक नए एंट्रेंट्स भी आए हैं। तो अजय, आपसे समझना चाहूंगी, क्या टू व्हीलर्स अभी भी अट्रैक्टिव पोजीशन पे आपको लगते हैं? और अगर रिसेंटली लिस्टेड काउंटर ओला पे अगर कोई आप टेक दे पाएं तो, क्योंकि जैसे जोमेटो ने पूरी इंडस्ट्री में चेंज किया, ओला की भी कुछ ऐसी कोशिश ज़रूर थी, पर कहीं ना कहीं हाल फिलहाल थोड़े से वो डगमगाते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। तो अजय, आपका क्या नज़रिया है? देखिए, यही तो बाजार की विडंबना है कि कभी कोई चीज अच्छी लगती है, कभी कोई चीज खराब हो जाती है। आज की तारीख में हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी टू व्हीलर स्टॉक नहीं है, ना रिकमेंडेड स्टॉक के अंदर टू व्हीलर है। और इसलिए है, 6 कंपनियां लगातार एक छोटी सी श्रिंकिंग मार्केट के अंदर में compete करती चली जा रही हैं। और किसी के पास, सबके पास प्रोडक्ट बराबर की है। सब कोई कहता है मेरी मोटरसाइकिल अच्छी है, कोई कहता है खराब है। बट पॉइंट ये रही कि इतने कंपेरेटिव सेगमेंट में, जैसे सीमेंट में देखा है आपने, किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बनाना बड़ा मुश्किल है इस सेक्टर में। तो हमारी तो अब तो कॉल है, अब आज की तारीख में जीरो होल्डिंग है। और ना ही हम आई थिंक अगले साल 2025 में कुछ होल्डिंग रखेंगे इसमें, क्योंकि जब तक इसके अंदर में इस तरीके का कंपटीशन लगातार आता रहेगा। 6 प्लेयर, आप फुल एक साइज के प्लेयर्स हैं लगभग सारे, और वो compete कर रहे हैं। होंडा अनलिस्टेड भी है उसके अंदर में। तो उस माहौल के अंदर में आज शेयर होल्डर का रिटर्न आना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट का रिटर्न आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उम्मीद हमारी ये थी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, की जो रूरल सेगमेंट है उससे काफी डिमांड आएगी इस मार्केट के अंदर में। बट आपने देखा इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कितनी कम हो गई है, वो ग्रोथ भी कम हो जाएगी। और रही बात, आपने ओला की, मैं कमेंट नहीं करता हूँ स्टॉक पे, बट वो एक ऐसी कंपनी थी जिसने कोई नई चीज नहीं बाजार में करी। उसके पास एक प्रोडक्ट थी, उसने ईवी अपना जो सब्सिडी था उसको यूज करते हुए सस्ते में डाली। सब्सिडी चली गई आज गवर्नमेंट की। जब सब्सिडी कम हो गई गवर्नमेंट की, सब प्लेयर वापस उसी जगह आ गए हैं। आपने देखा ईवी रजिस्ट्रेशन 40% कम हो गई है। तो बिना सब्सिडी के चले हुए ईवी का चलना बड़ा मुश्किल था। और वो हुआ ना, उन्होंने कोई मार्केट चेंज करी, ना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज किया। तो न्यू एज की, आप कहने से न्यू एज नहीं बन जाते हैं। आपको याद होगा शशि, आपको शायद, तो आप तो बहुत यंग है, याद नहीं होगा, एक जमाने में डॉट कॉम हुआ करता था। हर कंपनी ने लिख दिया कि हम डॉट कॉम है, उसके ऊपर में हमारी वैल्यूएशन बढ़ा दीजिए, जो आज कंपनी एआई कहती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ओला शायद उसी उसी कैटेगरी कंपनी है जो कह रही थी हम मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, लेकिन कुछ था नहीं चेंज करने के लिए। वो एक नॉर्मल टू व्हीलर कंपनी बन के आज रह गई है। और खासकर ओनली ईवी में बिना गवर्नमेंट की सब्सिडी पे बड़ा मुश्किल हो गया है। कंपटीशन बहुत है, सब्सिडी नहीं है। और मार्केट स्ट्रक्चर तो आप भी डीलर से ही बेच रहे हैं, ऑनलाइन तो नाम की थी, तो फिर नया क्या किया आपने? तो उस हिसाब से देखते हुए एक टू व्हीलर ही कंपनी कहूंगा ओला को, ना कि कोई न्यू एज कंपनी।